नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसजी क्लासेस की साइंस क्लास में। आज हम एक नया टॉपिक लेके आए हैं दोस्तों, विस्कोसिटी यानी क्षयनता। इसको आप अगर आम भाषा में जानेंगे तो उसे हम कहते हैं, आप समझिए कि कोई भी तरल पदार्थ कितना गाढ़ा है, कितना पतला है, उसी को हम कहते हैं विस्कोसिटी। पर विज्ञान इतनी सरलता से चीज़ों को नहीं कहता है दोस्तों, तो उसे थोड़ा हमें जानना होगा, क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आपको काफ़ी सारे सेट्स में एग्ज़ाम में मिलता है। तो दोस्तों, विस्कोसिटी को अगले कुछ क्षणों में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं विस्कस फोर्स की, यानी क्षयन बल की, कि विस्कोसिटी होता क्या है। दोस्तों, असल में मैंने आपसे पहले डिस्कस किया था कि वस्तुओं का खुद का कुछ गुण होता है। जैसे इनर्शिया बॉडी का गुण था, मैंने बताया था जड़त्व, जिसकी वजह से वह किसी बल का विरोध करती है। मैंने आपसे अभी रिसेंटली सरफेस टेंशन एक चैप्टर पढ़ाया आपको, तो उसमें मैंने बताया पृष्ठ तनाव भी लिक्विड्स का अपना गुण होता है, तरल पदार्थों का अपना ही गुण होता है, सरफेस टेंशन। उसके बाद मैंने आपको बताया दोस्तों कोहेसिव बल बताया था, एकजुटता बल के एक ही सब्सटेंस के मॉलिक्यूल्स के बीच में, परमाणुओं के बीच में लगता है, ठीक है दोस्तों, चिपकने वाला बल। तो ये सब गुण जो होते हैं स्वयं उस बॉडी, उस लिक्विड के अंदर पाए जाते हैं। तो दोस्तों, विस्कोसिटी को जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, सबसे पहले एक सिंपल भाषा में हम जानते हैं, जब भी हमारे पास कोई लिक्विड होता है तो पानी यहाँ तक है, पर आप अगर इसे वैज्ञानिक रूप से समझें तो डिफरेंट लेयर्स होती हैं उस लिक्विड की, यानी पानी की डिफरेंट लेयर्स होती हैं, यानी सतह होती है। यानी एक सतह, फिर दूसरी सतह, तीसरी सतह, ऐसी काफ़ी सारी सतह होती हैं, तब हमारे पास एक बाल्टी पानी या एक गिलास पानी होता है दोस्तों। अब दोस्तों, इसमें हम समझेंगे आज विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी होती क्या है। मान लीजिए ये पहली सतह है, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ दोस्तों, ये दूसरी सतह है। तो पहली और दूसरी सतह के बीच में एक बल लग रहा है दोस्तों, ठीक है, विस्कस फोर्स। ये वो फोर्स होती है विच अपोजिस, तो हम जान लें कि विस्कस फोर्स क्या होती है, विच अपोजिस द रिलेटिव मोशन मतलब दोस्तों, जो दो बॉडीज के बीच में, दो वस्तुओं के बीच में, दो लेयर्स के बीच में लगता है, दो सतह, यानी सापेक्षिक गति, लिक्विड कि लेयर्स के बीच में जो मोशन होता है उसका विरोध करता है। वह बल जो तरल पदार्थों की दो सतह के बीच के सापेक्षिक गति को, एक दूसरे की सापेक्षिक गति को विरोध करता है। जैसे जो लिक्विड ज़्यादा पतला होगा, कम विस्कस होगा, कम क्षयनता होगी, वह लिक्विड की जो गति होगी ज़्यादा होगी, यानी विस्कस फोर्स उसमें कम है। अगर तरल पदार्थ की विस्कस फोर्स दोस्तों कम है, तो हम ये कहेंगे कि विस्कस फोर्स कम है, तो क्षयनता उसकी क्या है दोस्तों, कम है, यानी वह बहुत पतला है। अगर उसके बीच में ये जो विस्कस फोर्स है ये ज़्यादा है, क्षयन बल ज़्यादा है उसकी सतह, दो सतह के बीच में, तो यानी कि वह गाढ़ा लिक्विड है, सतह से सतह में एक दूसरे को रोके रखता है, मूवमेंट नहीं होने देता। जैसे आप एग्जाम्पल ले सकते हैं पानी का और शहद का। अब शहद विस्कस ज़्यादा होता है और पानी पतला होता है, कम विस्कस होता है, ठीक है दोस्तों। तो विस्कस होता है शहद ज़्यादा, खांसी का सिरप ज़्यादा विस्कस होता है, कफ सिरप। तो दोस्तों, ये जो कफ सिरप है, इसकी लेयर्स के बीच में विस्कस फोर्स ज़्यादा लगती है, यानी वह फोर्स ज़्यादा लगती है जो इसकी लेयर्स के बीच के रिलेटिव मोशन को अपोज करती है। दैट इज कॉल्ड विस्कस फोर्स विच अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन लेयर्स ऑफ लिक्विड। किसके बीच में, बिटवीन लेयर्स ऑफ लिक्विड, यानी लिक्विड की सतह के बीच में जो फोर्स, जो फोर्स मोशन को, सापेक्षिक गति को का विरोध करती है, उसे हम विस्कस फोर्स कहते हैं। अब दोस्तों, एक बात हमारे पास आती है, ये तो हो गई विस्कस फोर्स, तो विस्कोसिटी क्या हो गई, यानी क्षयनता। क्षयन बल के कारण ही दो सतह एक दूसरे को सापेक्षिक गति को विरोध करता है क्षयन बल, और क्षयन बल विरोध करता है तो एक गुण आ जाता है। ये क्या होता है दोस्तों, सबसे पहली बात, ये उस लिक्विड का गुण होता है, प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी क्या होता है, उसी तरल पदार्थ की प्रॉपर्टी होती है। इस प्रॉपर्टी
इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड, इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड और गैसेस। ठीक है दोस्तों, गैसेस में भी होती है क्षयणता, तो लिक्विड और गैस की प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण विच अपोजिज मतलब विरोध करना। ठीक है दोस्तों, अपोजिज मतलब विरोध करना, विच अपोजिज रिलेटिव मोशन यानी सापेक्षिक गति, रिलेटिव मोशन बिटवीन टू लेयर्स ऑफ लिक्विड। ठीक है, दो लेयर्स लिक्विड की, टू लेयर्स ऑफ लिक्विड। यानी दोस्तों ये देखिए, अगर मान लीजिए ये पानी है, मान लीजिए ये पानी है, तो इसकी जो पहली लेयर है और दूसरी लेयर है, इसके बीच में विस्कस फोर्स क्या होगी, जो इसकी सापेक्षिक गति को विरोध करेगी। विस्कस फोर्स वो है जो रिलेटिव मोशन बिटवीन टू लेयर्स ऑफ लिक्विड को अपोज करता है, उनको मूव नहीं करने देता है। तो ये होता है इसके बीच का विस्कस फोर्स। अब आपसे पूछा जाए कि मान लीजिए मेरे पास हनी है, शहद। अब देखिए मैंने समझाने के लिए इसकी फर्स्ट लेयर ऊपर कर दी और दूसरी लेयर नीचे, तो इसके बीच में जो बल लगता है, जो इसको रिलेटिव मोशन नहीं होने देता, दोनों सतह के बीच में रिलेटिव मोशन यानी सापेक्षिक गति नहीं होने देता, उस बल को कहते हैं विस्कस फोर्स। अब आपसे अगर पूछा जाए कि विस्कस फोर्स शहद में ज़्यादा होगा या पानी में, शहद की सतह के बीच में विस्कस फोर्स ज़्यादा होगा या पानी में, तो आप कहेंगे कि विस्कस फोर्स ज़्यादा किस में होगा, शहद में। क्षयणता बल किस पदार्थ में ज़्यादा होगा, जो ज़्यादा गाढ़ा होगा। आप विजुलाइज कीजिए, आप सोचिए, सिर्फ आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि क्षयणता बल या क्षयणता किस में ज़्यादा होगी, तो जो ज़्यादा गाढ़ा आपको समझ में आए तरल पदार्थ, जो तरल पदार्थ ज़्यादा गाढ़ा समझ में आए, उसी में क्षयणता ज़्यादा होगी। क्षयणता बल उसकी सतहों के बीच में ज़्यादा लग रहा होगा दोस्तों। अब इसके कुछ पॉइंट्स है दोस्तों विस्कोसिटी के। इसका फर्स्ट पॉइंट आप देखिए कि विस्कोसिटी इज अ प्रॉपर्टी ऑफ, क्षयणता जो है वो किसका गुण है, विस्कोसिटी, यानी कि क्षयणता, विस्कोसिटी इज अ प्रॉपर्टी किसका गुण है, लिक्विड और गैसेस दोनों का, प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड। अब आप कहेंगे सॉलिड कहाँ गया, और गैसेस बोथ। तो ये जान लीजिए आप कि विस्कोसिटी सॉलिड्स में 0 होती है। दूसरा पॉइंट, विस्कोसिटी इन सॉलिड्स किसमें, ठोस पदार्थों में, सॉलिड में। आपसे पूछा जाए कि एक ठोस पदार्थ है उसकी विस्कोसिटी क्या होगी, 4 ऑप्शन दे, आप कहेंगे 0। ठोस पदार्थों में विस्कोसिटी होती ही नहीं है। क्यों, क्योंकि उसकी लेयर्स के बीच में वो इतना सख्त होता है कोहेसिव बल के कारण, एकजुटता बल के कारण। मैंने आपको पढ़ाया है कि एकजुटता बल के कारण सॉलिड्स में कोहेसिव बल इतना ज़्यादा होता है, सबसे ज़्यादा होता है सॉलिड्स में, और इतना ज़्यादा होता है कि उसकी लेयर्स के बीच में मूवमेंट तो होता ही नहीं। और अगर मूवमेंट नहीं होगा, रिलेटिव मोशन नहीं होगा लेयर्स के बीच में, तो विस्कोसिटी होगी क्या। मैंने अभी बताया आपको, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है, वही है विस्कस फोर्स, तो विस्कोसिटी होगी ही नहीं दोस्तों। तो विस्कोसिटी इन सॉलिड्स क्या होगी, 0। ये पॉइंट्स आप देखिए, एक एक नंबर का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, जो मैं आपको बता रहा हूँ दोस्तों। विस्कोसिटी इन लिक्विड्स, विस्कोसिटी किसमें, लिक्विड्स में दोस्तों, लिक्विड्स में यानी तरल पदार्थ में विस्कोसिटी क्या होती है, किसके कारण होती है, इज ड्यू टू, किसके कारण, ड्यू टू, तरल पदार्थ में विस्कोसिटी किसके कारण होती है दोस्तों, देखिए ड्यू टू कोहेसिव फोर्स। ठीक है दोस्तों, कोहेसिव फोर्स मैं आपको बता चुका हूँ पिछले वीडियो में। एकजुटता बल जो सेम सब्सटेंस के यानी पानी के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बल लगता है उसे हम क्या कहते हैं, कोहेसिव फोर्स। और लिक्विड्स में याद रखिए, एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है कि तरल पदार्थों में क्षयणता किस कारण से होती है, तो आप सीधे सीधे आंसर देंगे कोहेसिव बल के कारण, एकजुटता बल के कारण विस्कोसिटी यानी क्षयणता तरल पदार्थ में होती है, और सॉलिड्स में नहीं होती है, ठोस में होती ही नहीं है। और गैसेस में
थोड़ा सा दोस्तों गैसेस पे आपको ध्यान देना होगा। विस्कोसिटी इन गैसेस किस कारण से, इज ड्यू टू, मैं पॉइंट्स में लिख रहा हूँ, आप अपने नोट्स बना लीजिएगा। इसको आप जैसे ही 2-3 बार पढ़ेंगे आपको अच्छे से ये सब कुछ लर्न हो जाएगा। और दोस्तों बिना रिवीजन के कोई भी सब्जेक्ट आपको कमांड नहीं होगा। विस्कोसिटी इन गैसेस ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ मॉलिक्यूल्स। डिफ्यूजन क्या होता है अभी समझाते हैं। डिफ्यूजन ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स मैंने आपको बताया था अणु, जैसे एग्जाम्पल के तौर पर H2O, ठीक है, यानी H2O का जैसे अणु है, ठीक है दोस्तों। अगर मान लीजिए कोई गैस, मैंने गैस का एग्जांपल देता हूँ आपको, गैस की बात हो रही है तो मान लीजिए मेरे पास है, मान लीजिए हमारे पास NH3 गैस है, ठीक है, अमोनिया। NH3 को क्या बोलते हैं, अमोनिया, और ये गैस की फॉर्म में पाया जाता है, ठीक है दोस्तों, अमोनिया। तो मान लीजिए डिफ्यूजन ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम वन लेयर टू अनदर। मान लीजिए जो गैसेस होती हैं, अब गैसेस में गैसेस की शयनता कम होती है, गैसेस की विस्कोसिटी लिक्विड की विस्कोसिटी से कम होती है, क्योंकि लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मान लीजिए वाटर एक लिक्विड है, H2O ये सब पास पास में रहते हैं, इसीलिए तो वो लिक्विड है। लेकिन गैसेस में क्या होता है दोस्तों, गैसेस में लिक्विड के पार्टिकल, गैसेस के पार्टिकल या आप देखिए मॉलिक्यूल्स दूर दूर होते हैं, इसीलिए तो वो गैस होती है, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच में बहुत लंबी लंबी दूरी होती है और ये एक जगह से दूसरी जगह, एक लेयर से दूसरी लेयर में क्या करते रहते हैं दोस्तों, प्रसार करते रहते हैं, डिफ्यूज़न की क्रिया करते रहते हैं। गैसेस का आपसे कोई पूछे एक चीज़ और दोस्तों, 1 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देखिए पूछा जाता है एग्जाम में कि अगर हमें किस प्रोसेस के कारण हमें इत्र की सुगंध आती है, किस प्रोसेस के कारण सेंट की सुगंध आती है, किस प्रोसेस के कारण हमें गैसेस की सुगंध आती है, तो आप कहेंगे प्रसार, गैसेस, डिफ्यूज़न, ठीक है दोस्तों। डिफ्यूज़न के कारण, जैसे गैस हवा में फैलती है, फैलना मतलब प्रसार होना, तो उस शब्द को डिफ्यूज़न कहा जाता है। आपको ऑप्शन में डिफ्यूज़न मिलेगा। डिफ्यूज़न ही वह क्रिया है जिसकी वजह से गैस का मॉलिक्यूल एक लेयर से, एक सतह से दूसरी सतह में जाता है। अमोनिया हो गया दोस्तों, यानी मैंने क्या बताया, शयनता गैसेस में किस कारण से होती है, मॉलिक्यूल से एक लेयर से दूसरी लेयर में जाने से, डिफ्यूज होने से, डिफ्यूजन ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम वन लेयर ऑफ गैस टू अनदर लेयर। अब दोस्तों एक चीज़ और ध्यान रखेंगे आप, एक पॉइंट ध्यान रखेंगे कि विस्कोसिटी किसमें, शयनता ज़्यादा किस में होगी, आप बताइए, लिक्विड में या गैस में। लिक्विड के मॉलिक्यूल पास में होते हैं, ज़्यादा गाढ़ा लिक्विड होगा या गैस, तो ज़्यादा गाढ़ा लिक्विड होगा। तो विस्कोसिटी इन गैसेस इज लोअर देन, विस्कोसिटी इन गैसेस में इज मच लेस, बहुत कम होती है, मच लेस देन बहुत कम होती है, देन लिक्विड से बहुत कम होती है। यानी आपसे पूछे कि विस्कोसिटी, शयनता लिक्विड की ज़्यादा होगी या गैसेस की, तो आप कहेंगे कि गैसेस की शयनता बहुत कम होती है लिक्विड से। अब आप एक पॉइंट और नोट करेंगे कि लिक्विड के लिए, तरल पदार्थ का अगर मैं तापमान बढ़ाऊं, मान लीजिए आपके पास कोई रात की बची हुई दाल पड़ी है, तो आप देखते होंगे कि दाल जब बनी है, जब उबल रही थी, जब गर्म थी, तो थोड़ी पतली थी, विस्कस कम थी, शयनता उसकी कम थी। जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता गया, वह लिक्विड तरलता क्या हो, उस लिक्विड की जो विस्कोसिटी है वो क्या हो गई, बढ़ती गई। यानी कि जैसे जैसे वस्तु ठंडी होती जाती है वह गाढ़ी होती जाती है। लिक्विड, तरल पदार्थ जैसे जैसे ठंडा होता है वह गाढ़ा होता जाता है। यानी कि लिक्विड की जो विस्कोसिटी है दोस्तों, जब मैं विस्कोसिटी की बात करूं लिक्विड की, तो देखिए विस्कोसिटी की बात करूं लिक्विड के केस में, तरल पदार्थ के, तो विस्कोसिटी घटती है टेम्परेचर बढ़ाने से, ठीक है दोस्तों। मान लीजिए टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे, विस्कोसिटी घट जाएगी टेम्परेचर को बढ़ाने से। देखिए मैंने एरो लगा दिया ऊपर की ओर, यानी मैं लिख देता हूँ इंक्रीज करने से, इंक्रीज इन टेम्परेचर
विस्कोसिटी डिक्रीजेज। अगर मैं किसी भी तरल पदार्थ को गर्म करता हूँ, उसका टेम्परेचर बढ़ाता हूँ दोस्तों, तो उसकी क्षयंता क्या हो जाएगी, घट जाएगी, यानी कि वह तरल पदार्थ पतला हो जाएगा, आसान भाषा में अगर कहें तो। और सातवां पर दोस्तों गैसेस के लिए उल्टा है। गैसेस की क्षयंता क्या होती है, जो गैस जितना ज़्यादा फैलेगी वो उतनी ज़्यादा विस्कस होती है, बात याद रखिएगा। यानी कि मॉलिक्यूल्स का आदान प्रदान लेयर्स में बहुत तेज़ी से होगा अगर, तो वह ज़्यादा क्षयंता ज़्यादा विस्कस कहलाएगी। यानी कि गैसेस के केस में विस्कोसिटी, ये सब दोस्तों एक नंबर के क्वेश्चन में आएगा कि विस्कोसिटी लिक्विड्स में कम होती, लिक्विड्स की ज़्यादा होती है गैसेस के मुकाबले। विस्कोसिटी अगर मैं किसी लिक्विड का तापमान बढ़ाऊं तो उसकी विस्कोसिटी आप लिखेंगे क्षयंता घट जाएगी। अगर किसी गैस का तापमान में बढ़ाऊं तो उसकी विस्कोसिटी बढ़ जाएगी दोस्तों। तापमान बढ़ाने से विस्कोसिटी बढ़ जाती है, ठीक है दोस्तों, टेम्परेचर बढ़ाने से। यानी अब मैं लिख सकता हूं, देखिए मैं आपको एक नोट बना के दे रहा हूं कि विस्कोसिटी V से डिनोट कर दिया ऑफ गैसेस और विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। Vg को आप समझ लीजिए विस्कोसिटी ऑफ गैसेस और Vl को विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड। अपने समझने के लिए ऐसा बना लीजिए, इज डायरेक्ट, गैसेस की तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के T के, यानी कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो गैस की विस्कोसिटी बढ़ जाएगी, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो गैस की विस्कोसिटी बढ़ जाएगी। लेकिन अगर टेम्परेचर, इसकी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। लेकिन लिक्विड में क्या होगा, अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो लिक्विड की विस्कोसिटी घट जाएगी 1/T, ठीक है दोस्तों। यानी इसको डिनोट कर लीजिए आप T से और इसको डिनोट कर दीजिए आप 1/T से। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि अगर विस्कोसिटी तरल पदार्थ की विस्कोसिटी के बढ़ने का मतलब क्या है, तो आप समझ जाइए। अगर विस्कोसिटी बढ़ी है तो उसका टेम्परेचर हमने घटाया है, अगर गैसेस की विस्कोसिटी बढ़ी है तो टेम्परेचर बढ़ा है, और गैस की विस्कोसिटी घटी है तो टेम्परेचर घटा है। ये सब एक नंबर के क्वेश्चन है। अब आपसे पूछा जाए अगर कि अगर हमारे पास एक आदर्श फ्लूइड हो, आदर्श चीज़ें क्या होती हैं, जिनके ऊपर यूनिवर्सल लॉज का कोई फर्क नहीं पड़ता, जी का मान 0 हो जाए, जो कुछ भी यूनिवर्सल नेचुरल कंडीशंस हैं उनके ऊपर कोई प्रभाव ना पड़े, उसे हम कहते हैं आदर्श। तो अगर कोई आइडियल फ्लूइड है, तो आइडियल फ्लूइड के लिए, फ्लूइड मतलब तरल पदार्थ है कोई आइडियल, तो आइडियल फ्लूइड के लिए दोस्तों विस्कोसिटी क्या हो जाती है, क्षयंता 0 हो जाती है। ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब हमने बातें कर ली क्षयंता की, विस्कस फोर्स की, दो सतह के बीच में जो बल विरोध करता है सापेक्षिक गति का, द फोर्स विच अपोजेस द रिलेटिव मोशन बिटवीन लेयर्स ऑफ अ लिक्विड इज नोन एज विस्कस फोर्स। विस्कोसिटी क्या होता है, गुण होता है लिक्विड का जो कि उसके सापेक्षिक गति का, लेयर्स के बीच की सापेक्षिक गति का विरोध करता है, ये लिक्विड का गुण होता है। और हमने फिर क्या पढ़ा कि लिक्विड और गैस का गुण होता है क्षयंता, है ना, गाढ़ापन और हल्कापन। ये किसका गुण होता है, विस्कोसिटी, क्षयंता। गैसेस और लिक्विड का, सॉलिड्स में 0 होता है, लिक्विड में टेम्परेचर बढ़ाने पर विस्कोसिटी कम हो जाएगी, टेम्परेचर घटाने पर विस्कोसिटी बढ़ जाएगी, क्षयंता। हमने गैसेस में पढ़ा कि टेम्परेचर बढ़ाने पर क्षयंता, टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता है दोस्तों, टेम्परेचर बढ़ाने पर गैसेस की क्षयंता बढ़ जाती है, टेम्परेचर घटाने पर, यानी जो गैस जितनी हल्की होगी उतनी ज़्यादा विस्कस कहलाएगी। लेकिन लिक्विड्स में उल्टा, जो गैस जितनी गाढ़ी होगी वो उतनी ज़्यादा विस्कस कहलाएगी। अब दो बातें आराम से आप सोचिएगा, अगर शहद को गिरा दें और पानी को गिरा दें तो जल्दी से और ज़्यादा दूर तक कौन फैलेगा, जो पतला होगा दोस्तों वो ज़्यादा दूर तक फैलेगा और जल्दी फैलेगा। यानी शहद को फैलने में समय लगेगा और वह पानी जितना दूर तक नहीं फैलेगा। क्यों? क्योंकि शहद में विस्कोसिटी ज़्यादा है और पानी की विस्कोसिटी कम है। विस्कस का मतलब होता है कि कितना गाढ़ा है वह तरल पदार्थ, और गैसेस में कितनी हल्की है वह गैस, वह कितनी ज़्यादा डिफ्यूज़ करती है, कितनी फैलती है वह गैस, वही गैस ज़्यादा विस्कस होती है। लिक्विड्स में कितना कम फैलता है वह लिक्विड गिरने के बाद, उसे कहते हैं विस्कोसिटी, विस्कस लिक्विड, ज़्यादा विस्कस है वो। और गैसेस में कितनी ज़्यादा फैलती है, यानी कि जितना कम फैलेगा लिक्विड उतना ज़्यादा विस्कस, जो गैस जितना ज़्यादा फैलेगी डिफ्यूज़ करेगी वह ज़्यादा विस्कस कहलाती है। यानी लिक्विड और गैस का थोड़ा इन्वर्स मामला
चल रहा है। अब दोस्तों इसमें दो चीज़ें आती हैं, दो तीन चीज़ें हैं। टर्मिनल वेलोसिटी इस चैप्टर में, टर्मिनल वेलोसिटी को कहते हैं प्रवाह वेग। ठीक है दोस्तों, इसे हम क्या कहते हैं, प्रवाह अंतिम वेग, सॉरी दोस्तों, अंतिम वेग कहते हैं, प्रवाह वेग तो स्ट्रीमलाइन वेलोसिटी होता है, अंतिम वेग। टर्मिनल, आपने बसेस में भी टर्मिनल शब्द सुना होगा कि ये उस टर्मिनल से लेके उस टर्मिनल तक जाती है। टर्मिनल का मतलब होता है अंतिम, और टर्मिनल वेलोसिटी का मतलब अंतिम वेग होता है। दोस्तों इसे आप एक एग्जांपल समझिए। मान लीजिए पानी है हमारे पास, तो दोस्तों उस पानी में आप स्लाइड करते हैं। आप वाटर पार्क गए होंगे, ठीक है, ऐसे झूला होता है, आप ऊपर से स्लाइड करते हैं इसमें, और जब बॉडी आप इसमें आते हैं, मान लीजिए आप ये हुए, आप इसमें आते हैं, तो हमारी फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या होता है, वेलोसिटी बढ़ती है। एक बार तो पानी में गिरने के बाद वस्तु की वेलोसिटी क्या होती है, बढ़ती है। क्वेश्चन आ सकता है कि तुरंत पानी में तुरंत गिरने के बाद वस्तु की वेलोसिटी क्या होती है, बढ़ती है। उसके कुछ देर बाद जब बॉडी यहाँ पहुँच गई, फिर यहाँ पहुँच गई, अब बॉडी की जो वेलोसिटी है वो क्या हो गई दोस्तों, कांस्टेंट। और इसी कांस्टेंट वेलोसिटी को, बॉडी क्या होता है, कांस्टेंट वेलोसिटी, इसी कांस्टेंट वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, टर्मिनल वेलोसिटी। तो मैं इसको कह सकता हूँ, जब कोई वस्तु, व्हेन अ बॉडी फॉल्स इन अ लिक्विड, इट इंक्रीजेज इट्स वेलोसिटी एंड आफ्टर सम टाइम इट्स वेलोसिटी बिकम्स कांस्टेंट एंड दिस कांस्टेंट वेलोसिटी इज टर्मिनल वेलोसिटी। यानी जब कोई वस्तु पानी में गिरती है, ध्यान से समझिएगा, डेफिनेशन बुक्स में लिखी मिल जाएंगी, नेट आपको गूगल पे मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। पर समझना है दोस्तों हमें कि जब कोई वस्तु पानी में गिरती है तो वो अपना वेग बढ़ा देती है, उसका वेग बढ़ जाता है एकदम से, थोड़ी देर बाद उसका वेग थोड़ा सा कांस्टेंट हो जाता है, एक धीरे हो जाएगी और कांस्टेंट हो जाएगी, वह बहना शुरू कर देगी पानी में। अब दोस्तों वही कांस्टेंट वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, अंतिम वेग कहते हैं। कांस्टेंट वेलोसिटी पानी में गिरने के बाद जब वस्तु प्राप्त कर लेती है दोस्तों, तो उस वस्तु का भार क्या हो जाता है, उस वस्तु का भार क्या हो जाएगा दोस्तों, वस्तु का भार, उसका अपना कोई भार नहीं होगा, वेट ऑफ बॉडी क्या हो जाएगा, वेट ऑफ बॉडी, जो उस वस्तु का भार होगा, वेट ऑफ बॉडी, वो हो जाएगा सम ऑफ विस्कस फोर्स, यानी कितना गाढ़ा है वो लिक्विड, ठीक है, उस पर निर्भर करेगा। अगर मान लीजिए मैं आपको पानी में धक्का दूं तो आप शायद आपकी टर्मिनल वेलोसिटी ज़्यादा होगी, अंतिम वेग थोड़ा ज़्यादा रहेगा। लेकिन अगर मैं तारकोल में धक्का दे दूं आपको, या दलदल में धक्का दे दूं आपको, तो क्या आप उतनी तेज़ी से तैर पाएंगे, उतनी तेज़ी से बहेगी वो वस्तु? आप, या मान लीजिए कोई बॉडी दलदल में डाल दी हमने कोई वस्तु और पानी में डाल दी, तो पानी में डाली हुई वस्तु तो थोड़ी देर तक तैरेगी, थोड़ी देर तक फ्लोट करेगी, लेकिन दलदल में डाली हुई वस्तु, क्या उसमें कोई टर्मिनल वेलोसिटी होगी? होगी, पर पानी की अपेक्षा कम। तो डिपेंड किस पे करता है कि कितना विस्कस है वो लिक्विड। तो सम ऑफ विस्कस फोर्स, उस बॉडी का वेट क्या बन जाएगा। अब मान लीजिए कोई बॉडी तारकोल में गिरी, उसे आप निकालेंगे तो कितना ज़्यादा वजन महसूस होगा उसका, क्यों? क्योंकि उसके ऊपर विस्कस फोर्स जो लगती है वही उसका वजन बन जाता है ऐसी कंडीशन में। तो देखिए आप, सम ऑफ विस्कस फोर्स, और आपको मैंने उत्प्लावन बल बताया था, और बायोंट फोर्स, जो वह जो तरल पदार्थ है उस बॉडी पर बायोंट फोर्स जो लगाता है, उन दोनों का सम जो होता है वही होता है उसका वेट। और नेट फोर्स क्या हो जाती है, उस बॉडी पे लगने वाला, इस बॉडी पर नेट फोर्स कितनी लगेगी, नेट फोर्स इस बॉडी पर कितनी लगती है, जब भी कोई वस्तु टर्मिनल वेलोसिटी से फ्लो करती है, पानी में अंतिम वेग से फ्लो करती है, तो उसका वजन सम ऑफ विस्कस फोर्स, यानी कितना शयन बल उस पर लग रहा है उसका सम, ठीक है, और कितनी बायोंट फोर्स लग रही है उसके सम के बराबर होता है। और उस बॉडी पर कितनी फोर्स लगती है, नेट फोर्स बिकम्स जीरो। उस बॉडी पे जो टोटल फोर्स लगती है वह जीरो हो जाती है, उसका अपना कोई वजन नहीं होता। उसका वजन डिपेंड करता है, उसका वजन किस पे निर्भर करता है कि किस तरह के तरल पदार्थ में वह बॉडी या वस्तु गिराई गई है। ये हुई बात टर्मिनल वेलोसिटी की। एक चीज़ और लिख लीजिए कि स्फेरिकल वस्तुओं के लिए, यानी कि जो गोल, मान लीजिए आप बॉल फेंकते हैं पानी में या किसी भी तरल पदार्थ में, दलदल में, तो गेंद के लिए टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगी, कोई भी गोल चीज़ जितनी बड़ी होगी उतनी ज़्यादा उसकी टर्मिनल वेलोसिटी होगी। ये कैसे डिपेंड करता है, टी वी फॉर टर्मिनल वेलोसिटी,
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इसे रखिएगा आप, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। जितना ज़्यादा उसका रेडियस होगा, समझ गए दोस्तों, जितना ज़्यादा उसका रेडियस होगा यानी जितना बड़ा उस गोले का आकार होगा। स्फेरिकल वस्तुओं के लिए क्वेश्चन अगर आ जाए कि टर्मिनल वेलोसिटी अगर किसी स्फेयर का या किसी गोले का किसी गेंद का आकार बढ़ा दे तो उसकी टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगी दोस्तों, उसकी टर्मिनल वेलोसिटी बढ़ जाएगी। तो टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगी, आकार बढ़ने से क्या होगी, टर्मिनल वेलोसिटी भी बढ़ जाएगी क्योंकि इसका आर बड़ा हो गया है। ठीक है दोस्तों, और अगर कोई छोटी वस्तु होगी तो इसकी अपेक्षा उसकी टर्मिनल वेलोसिटी क्या होगी, टर्मिनल वेलोसिटी कम होगी, यानी अंतिम वेग कम होगा। तो अंतिम वेग मैंने बता दिया आपको, वस्तु पानी में गिरने के बाद में सबसे पहले वेग को तेज, उसका वेग बढ़ जाता है, उसके बाद वो स्थिर वेग में चलने लगती है। उसी स्थिर वेग यानी कांस्टेंट वेलोसिटी को हम टर्मिनल वेलोसिटी का नाम देते हैं, अंतिम वेग का नाम देते हैं उस वस्तु के। और वह अंतिम वेग जो होता है वह स्फेरिकल वस्तुओं के लिए जितना ज़्यादा साइज बढ़ता जाएगा, रेडियस जितना बढ़ेगा, त्रिज्या जितनी बढ़ती जाएगी, उतना ज़्यादा टर्मिनल वेलोसिटी होती जाएगी। अब दोस्तों हमारे पास आता है स्ट्रीमलाइन फ्लो। याद रखिए जब भी पानी बहता है, स्ट्रीमलाइन फ्लो, लास्ट में मैं आपको इस चैप्टर में एक एक नंबर के पॉइंट्स मैंने आपको बताए विस्कोसिटी के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्ट्रीमलाइन फ्लो देखिए दो शर्तें होती हैं। मान लीजिए कोई लिक्विड बह रहा है, कोई पानी बह रहा है, कोई तरल पदार्थ बह रहा है, कोई भी तरल पदार्थ, अगर उसकी वेलोसिटी, उसके सभी पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स की वेलोसिटी, ठीक है, वो तरल पदार्थ मॉलिक्यूल्स से बना होगा यानी H2O से बना होगा पानी, या कोई भी तरल पदार्थ हो जो किसी पार्टिकल से बना है, उसके मॉलिक्यूल और पार्टिकल की दो ही शर्तें हैं। पार्टिकल की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, सेम, हैविंग सेम वेलोसिटी हर पार्टिकल की, यानी इसकी भी वेलोसिटी सेम, इसकी वेलोसिटी सेम, इसकी वेलोसिटी सेम, इसकी वेलोसिटी सेम, इसकी वेलोसिटी सेम। ये पार्टिकल्स हैं मान लो लिक्विड के, सबकी वेलोसिटी एक तो क्या होनी चाहिए, v बराबर इसके v के बराबर, सबकी वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। दो शर्तें, उसी फ्लो को हम क्या कहते हैं, प्रवाह प्रवाह प्रवाह। ठीक है दोस्तों, जब भी कोई लिक्विड प्रवाह में प्रवाह करता है तो उसके सभी पार्टिकल्स या मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी क्या हो जाती है दोस्तों, सेम हो जाती है। और जो पहले वाले लिक्विड ने जिस रास्ते को तय किया है, जिस पाथ को पहले वाले पार्टिकल या मॉलिक्यूल ने तय किया है, वही पाथ दूसरा मॉलिक्यूल भी तय करेगा, वही पाथ ये भी मॉलिक्यूल तय करेगा। ये नहीं कि एक मॉलिक्यूल तो इधर जा रहा है, दूसरा मॉलिक्यूल दूसरी डायरेक्शन में, सभी एक पाथ में चलेंगे, सभी की वेलोसिटी सेम होंगी। तो ये हुआ स्ट्रीमलाइन फ्लो। तो मैं लिख देता हूँ ऑल मॉलिक्यूल्स और पार्टिकल्स फॉलो सेम पाथ। ठीक है दोस्तों, फॉलो सेम पाथ। एक तो सेम स्ट्रीमलाइन फ्लो की दो शर्तें, ये स्ट्रीमलाइन फ्लो की दो शर्तें, सभी की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए, पार्टिकल्स की, लिक्विड के पार्टिकल्स की वेलोसिटी सबकी सेम होनी चाहिए और सभी सेम पाथ ट्रेवल करेंगे। अब दोस्तों इसमें हमारे पास देखिए आता है क्रिटिकल यानी क्रिटिकल वेलोसिटी। क्रिटिकल वेलोसिटी क्या होती है दोस्तों, ये बात आपको ध्यान से समझना है लिक्विड की, ये क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है। मान लीजिए ये मेरी क्रिटिकल वेलोसिटी को बोलते हैं क्रांतिक वेग। यह वह बिंदु होता है जिसके बाद में, इस बिंदु के बाद में तरल पदार्थ का प्रवाह जो होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है, डिजास्टर होता है। उसके बाद में फिर मतलब अगर कोई उफान पे, कोई तरल पदार्थ अपने उफान पे आ गया तो फिर वो तबाही मचा देगा। तो इसके बाद में इस बिंदु के बाद में स्ट्रीमलाइन फ्लो ख़त्म हो जाता है। जो प्रवाह था, यानी कि ये वह बिंदु है पॉइंट बिलो विच, जिसके नीचे पॉइंट बिलो विच लिक्विड फ्लोज इन स्ट्रीमलाइन। ठीक है, इसके नीचे तो प्रवाह में बहता है, इसके नीचे प्रवाह में बहता है, एंड अबव विच, और इसके ऊपर क्या होता है दोस्तों, एंड अबव विच, इसके ऊपर अगर इस बिंदु के, इस वेग के, ये एक लेवल, एक पैरामीटर बांध दिया गया कि अगर इसके नीचे कोई भी तरल पदार्थ प्रवाह करता है, फ्लो करता है, तो उसे स्ट्रीमलाइन फ्लो कहते हैं।
क्रिटिकल वेलोसिटी के नीचे अगर फ्लो करता है तो स्ट्रीमलाइन फ्लो, ठीक है। और अगर इसके ऊपर फ्लो करता है अबव विच इट बिकम्स टर्बुलेंट फ्लो, इट बिकम्स टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है दोस्तों, टर्बुलेंट फ्लो। अब देखिए दोस्तों, इससे आपको क्वेश्चन कैसे आएगा वो हम आपको बताते हैं। टर्बुलेंट फ्लो, देखिए मान लीजिए ये हुआ मेरा क्रिटिकल, आप भी ऐसे ही समझेंगे, क्रिटिकल वेलोसिटी, ठीक है दोस्तों, ये हुई मेरी क्रिटिकल वेलोसिटी, यानी ये बना दी मैंने लाइन। इसके नीचे अगर उसके बहने का दर, लिक्विड के बहने का वेग का दर अगर क्रिटिकल वेलोसिटी यानी क्रांतिक वेग से नीचे है तो उसे हम कहते हैं स्ट्रीम लाइन फ्लो। अब क्वेश्चन क्या आएगा, अगर कोई तरल पदार्थ स्ट्रीम लाइन फ्लो कर रहा है यानी क्रांतिक वेग से नीचे, तो उसकी रेट ऑफ फ्लो यानी बहने की दर किस पे डिपेंड करेगी, उसका रेट ऑफ फ्लो किस पे डिपेंड करेगा, याद रखिए रेट ऑफ फ्लो डिपेंड्स ऑन, अब पानी और शहद की बात हो रही है दोस्तों, यहां पर एग्जांपल लिख लीजिए आप, वाटर एंड हनी, पानी से गाढ़ा हो पानी, ठीक है, तो यहां पानी और वाटर की बात हो रही। आप बताइए अगर पानी गिरेगा और शहद गिरेगा, तो मैं अगर दोनों का रेट ऑफ फ्लो पूछूं आपसे कि बहने की दर, बहने का वेग, स्ट्रीम लाइन फ्लो, प्रवाह का वेग किसका ज़्यादा होगा, तो आप क्या कहेंगे कि जो कम विस्कस है वो ज़्यादा बहेगा दूर तक और तेज़ बहेगा, और जो शहद है वो ज़्यादा विस्कस है तो वो थोड़ी दूर तक बहेगा और धीरे बहेगा। तो रेट ऑफ फ्लो यानी बहने की दर किस पे डिपेंड करती है, किसके, स्ट्रीम लाइन के नीचे, डिपेंड्स ऑन विस्कोसिटी। जब भी स्ट्रीम लाइन फ्लो होगा, हमेशा याद रखिए क्षयनता पर निर्भर करता है, कितना गाढ़ा है वह तरल पदार्थ, उसके रेट ऑफ फ्लो उसी पर डिपेंड करेगा। जो जितना हल्का होगा उतना तेजी से फ्लो करेगा, जो लिक्विड जितना हल्का होगा उतनी तेजी से फ्लो करेगा। अगर मैं तारकोल को और पानी को फेंक दूं, एक ड्रम पानी फेंकूं, एक ड्रम तारकोल, तो आप बताइए तेजी से कौन फ्लो करेगा, जो कम विस्कस होगा, जिसकी क्षयनता कम होगी। अभी तक मैं बात कर रहा हूँ स्ट्रीमलाइन फ्लो में, अभी ये दोनों तारकोल और पानी, ये दोनों ही तरल पदार्थ क्रिटिकल वेलोसिटी से ऊपर नहीं गए हैं दोस्तों, क्योंकि अगर पदार्थ क्रिटिकल वेलोसिटी से ऊपर चला जाए यानी कि टर्बुलेंट फ्लो हो जाए, ठीक है दोस्तों, टर्बुलेंट फ्लो, इसका एग्जांपल बताऊं आपको मैं, तब रेट ऑफ फ्लो किस पे डिपेंड करता है, ऐसे आप समझेंगे, रेट ऑफ फ्लो किस पे डिपेंड करेगा दोस्तों, टर्बुलेंट फ्लो में डिपेंड्स ऑन डेंसिटी, तब वो डेंसिटी ऑफ फ्लूइड पर डिपेंड करेगा, डेंसिटी ऑफ फ्लूइड यानी कितनी जगह में कितना ज़्यादा फ्लूइड भरा हुआ है, कितना डेंस है। अब आप एग्जाम्पल सोचिए, इस एग्जाम्पल से तो आप सोच सकते हैं कि सर ये बताइए, आपने कहा कि जो ज़्यादा गाढ़ा होगा वो कम स्पीड से जाएगा, कम फैलेगा, लेकिन अर्थक्वेक का लार्वा, ये एग्जाम में स्ट्रेट फॉरवर्ड आता है, अर्थक्वेक का लार्वा जो होता है वह इतनी तेजी से फैलता है, जबकि वो बहुत ज़्यादा क्षयनता है उसकी, बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है दोस्तों। लोहे का कुछ इस तरह का पदार्थ होता है जैसे गर्म लोहा निकलता है, ऐसे चट्टान में से लार्वा निकलता है फट के माउंटेन में। तो दोस्तों मैंने क्या बोला है कि जब स्ट्रीम लाइन फ्लो हो रहा होगा तब रेट ऑफ फ्लो यानी बहने का दर किस पे डिपेंड करता है, विस्कोसिटी पे, क्षयनता पर। कब, जब स्ट्रीम लाइन फ्लो हो रहा होगा। लेकिन जब टर्बुलेंट फ्लो हो रहा होता है, आपको पता है लार्वा स्विफ्टली जाता है, स्विफ्टली मतलब बहुत तेजी से जाता है, स्विफ्टली फ्लो करता है, फैलता है, मतलब चंद मिनटों में वो कई 50 किलोमीटर तक फैल जाएगा, इतनी तेजी से लार्वा फैलता है। जब वो फटता है तो अपने आसपास के बहुत सारे इलाकों में डिजास्टर कर देता है। तो जब माउंटेन्स का लार्वा फैलता है, जो अर्थ उसमें वोल्केनोज में होता है, सॉरी वोल्केनोज में जो लार्वा होता है वो जब फैलता है तो वो टर्बुलेंट फ्लो करता है। इसी वजह से गाढ़ा होने के बावजूद भी, विस्कस होने के बावजूद भी वह बहुत दूर तक बहुत जल्दी फैल जाता है। क्यों? क्योंकि अब उसकी वेलोसिटी किससे ऊपर हो गई है, क्रिटिकल वेलोसिटी। तो एग्जाम्पल हो गया हमारा लार्वा ऑफ वोल्केनो।
यानी कि ज्वालामुखी का लार्वा फैलता है। किसके बावजूद, इतना गाढ़ा होने के बावजूद भी इतनी तेजी से फैलता है, क्योंकि वह टर्बुलेंट फ्लो कर रहा है। कोई भी तरल पदार्थ गाढ़ा होने के बाद भी अगर तेजी से फैल रहा है तो इसका मतलब वह क्रिटिकल वेलोसिटी से ऊपर चल रहा है, और अगर क्रिटिकल वेलोसिटी से नीचे वेग है किसी भी लिक्विड का, तो दोस्तों वह विस्कोसिटी पर डिपेंड करेगा। जितना हल्का होगा उतना जल्दी दूर तक फैल जाएगा। रेट ऑफ फ्लो यानी बहने का दर उसका ज़्यादा होगा। मामूली भाषा में उसकी वेलोसिटी यानी उसका वेग ज़्यादा होगा बहने का, और जितना गाढ़ा होगा उसका वेग उतना कम होगा। तो आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। बार बार पढ़ेंगे, जितनी बार रिवीजन करेंगे उतना अच्छे से समझ में आएगा। दोस्तों इसका सबसे मेन टॉपिक इस चैप्टर का आप देखिए, सबसे मेन टॉपिक है इस चैप्टर का दोस्तों क्षयनता, बर्नौलिस थ्योरम। एक और क्षयनता सबसे इम्पोर्टेंट, और बर्नौलिस की थ्योरम, बर्नौलिस की परिमेय। बर्नौलिस ने कहा था अगर एक आइडियल फ्लूइड ले लें हम, अब देखिए आइडियल फ्लूइड ले लें, ठीक है, आइडियल फ्लूइड ले लें जिस पे विस्कोसिटी का कोई असर, जिसमें विस्कोसिटी का कोई मतलब ना हो, आइडियल फ्लूइड हो जो क्षयनता का कोई मतलब ना हो, बिल्कुल तरल हो, आइडियल आदर्श, आदर्श इसे हम कहते हैं आदर्श तरल, अगर हम ले लें और उसे एक ट्यूब से गुजारें, किससे गुजारें दोस्तों, एक ट्यूब से गुजारें। ये मान लीजिए तरल पदार्थ आ रहा है, ठीक है दोस्तों, और एक ट्यूब से हम उसे अगर गुजारें, तो बर्नौलिस ने कहा था कि उसके जो टोटल एनर्जी होती है, ठीक है दोस्तों, उसकी जो टोटल एनर्जी होती है पर यूनिट वॉल्यूम, कहीं भी किसी भी पॉइंट पे पर यूनिट वॉल्यूम, मान लिया 1 मीटर क्यूब का ले लिया मैंने, तो ये क्या होगी, सेम, ठीक है, यहाँ भी सेम सेम, जितनी यहाँ है उतनी यहाँ उतनी यहाँ, तो ये सब होगी क्या, सेम। यानी अब फिर से देखिए बर्नौलिस ने क्या कहा था, बर्नौलिस जी ने कहा था कि अगर कोई आदर्श लिक्विड यानी आइडियल फ्लूइड को ट्यूब से गुजारा जाए तो उसके अंदर की जो टोटल ऊर्जा होती है, संपूर्ण ऊर्जा पर यूनिट वॉल्यूम में, वह हर पॉइंट पे सेम रहती है। और टोटल ऊर्जा होती कौन सी है, प्रेशर एनर्जी यानी दाब ऊर्जा, उस लिक्विड पे कितना दाब पड़ रहा है, ठीक है दोस्तों, प्रेशर एनर्जी। बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन आता है बर्नौलिस थ्योरम के ऊपर। आपको अगर मालूम होगा कि ये क्वेश्चन पहले कभी आपने पढ़ा होगा, आप पहचान नहीं पाएंगे दोस्तों कि बर्नौलिस की थ्योरम से कैसे कनेक्ट करता है वो क्वेश्चन। तो प्रेशर एनर्जी, स्थिर ऊर्जा, मैंने आपको पढ़ाया था वर्क एनर्जी पावर में, पोटेंशियल एनर्जी और उस लिक्विड की काइनेटिक एनर्जी, ये टोटल एनर्जी सेम होती है। और दूसरी बात, फ्लूइड्स के केस में एनर्जी, मैंने आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ाया था मोशन के केस में, जब कोई बॉडी मोशन करती है, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी चेंज इनटू वन फॉर्म टू अनदर, ठीक है। तो ये भी हर पॉइंट पे सेम रहती है और कांस्टेंट रहती है। यानी बर्नौलिस की थ्योरम को मैं कह सकता हूँ कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन यानी ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत तरल पदार्थों में किसने दिया था, तरल पदार्थों के लिए ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत बर्नौलिस ने दिया था। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन फ्लूइड्स, ठीक है दोस्तों, इन फ्लूइड्स और लिक्विड्स। तो ये ध्यान रखिएगा, बर्नौलिस का संबंध है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इन फ्लूइड्स। और बर्नौलिस ने कहा अगर एक ट्यूब से आइडियल फ्लूइड को गुजारा जाए तो हर वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम में जो टोटल एनर्जी होगी वह सेम होगी। पर यूनिट वॉल्यूम अगर लिया जाए उस ट्यूब में बहने वाले आइडियल फ्लूइड का, तो टोटल एनर्जी ऑफ फ्लूइड पर यूनिट वॉल्यूम इज सेम एट ऑल पॉइंट, हर पॉइंट पर वह सेम होगी एनर्जी। तो टोटल एनर्जी होती कौन कौन सी है फ्लूइड में, प्रेशर एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। और पोटेंशियल एनर्जी मैंने आपको बताया था क्या होती है दोस्तों, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है दोस्तों, पोटेंशियल एनर्जी हमने आपको बताया था mgh, यानी मास कितना है, ग्रेविटी कितनी है और उसकी हाइट कितनी
है mgh, और काइनेटिक एनर्जी मैंने आपको बताया था हाफ mv²। जब भी कोई वस्तु मूव करती है, लिक्विड मूव कर रहा है, उसका मास कितना है, वेलोसिटी कितनी है दोस्तों। तो ये हुई बात बर्नौलिस की। अब बर्नौलिस की थ्योरम के ऊपर दो तरह से क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे दोस्तों एक क्वेश्चन आता है कि गहरा पानी शांत होता है, यह किसके लॉ पर आधारित है। गहरा पानी शांत होता है, ये किसके लॉ पर आधारित है। देखिए आप लिख लीजिए, गहरा पानी शांत होता है, ठीक। गहरा पानी, डीप वाटर फ्लो साइलेंटली, ये आता है डीप वाटर फ्लो साइलेंटली। डीप वाटर, जहाँ पानी में गहराई होगी दोस्तों वो बहुत ही शांत रहता है पानी। ये ध्यान रखिएगा। आपने कभी मनाली या कुल्लू गए होंगे, देखा होगा जो नदियाँ पहाड़ों पे जस्ट सतह पे बहती हैं, बहुत तेज़ फ्लो होता है उनका। लेकिन जो नदियाँ या समुद्र गहरे होते हैं वहाँ शांति होती है, बहुत शांत होता है। तो डीप वाटर फ्लोज बहुत शांति से बहते हैं, फ्लोज साइलेंटली। अब ये एग्जाम्पल दोस्तों बच्चे समझ ही नहीं पाते कि किसके लॉ पे आधारित है। फ्लोज साइलेंटली, ठीक। डीप वाटर फ्लो साइलेंटली आप कहेंगे बर्नौलिस थ्योरम, ये ध्यान रखिएगा आप दोस्तों। दूसरा एग्जाम्पल आता है कि हवा के चलने से झोपड़ी उड़ जाती है। हवा के चलने से प्रेशर बनता है और झोपड़ी यानी छप्पर उड़ जाते हैं। बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आता है। हवा चलने से झोपड़ी उड़ जाती है। सीधा सीधा क्वेश्चन है, झोपड़ी वाला, झोपड़ी उड़ जाती हैं। आप लिखेंगे बर्नौलिस की थ्योरम, ठीक है दोस्तों। बर्नौलिस थ्योरम, चिड़िया का उड़ना किस कारण से, ये एग्जाम में स्ट्रेट फॉरवर्ड आता है दोस्तों कि चिड़िया का उड़ना दोस्तों बर्नौलिस थ्योरम। और दोस्तों इसी के साथ इस चैप्टर का समापन हुआ। एक बार आपको रिवाइज कराते हैं। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा दोस्तों। ये सीधा बर्नौलिस थ्योरम से क्वेश्चन डायरेक्टली आते हैं, झप्पर का उड़ना, चिड़िया का उड़ना, और आपसे लिक्विड के लिए पूछ सकता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ फ्लूइड्स इज बेस्ड ऑन बर्नौलिस की थ्योरम। सबसे पहले हमने पढ़ा विस्कस फोर्स जो रिलेटिव मोशन को अपोज करती है। विस्कोसिटी जो गुण होता है लिक्विड्स का गुण होता है जो कि रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। और दोस्तों फिर हमने 5-6 पॉइंट्स पढ़े थे, 5 to 6 पॉइंट्स पढ़े थे कि विस्कोसिटी ज़्यादा होती है लिक्विड्स की, गैसेज और लिक्विड्स में दोनों क्षयता होती है, सॉलिड्स में 0 होता है। लिक्विड की विस्कोसिटी ज़्यादा होती है गैसेज के मुकाबले। टेम्परेचर बढ़ाने से लिक्विड की विस्कोसिटी घटती है, टेम्परेचर बढ़ाने से गैसेज की विस्कोसिटी बढ़ती है दोस्तों। उसके बाद आइडियल फ्लूइड की विस्कोसिटी क्या होती है दोस्तों, 0 होती है। आइडियल फ्लूइड की विस्कोसिटी क्या होती है, 0 होती है। इसीलिए तो बर्नौलिस थ्योरम में आइडियल फ्लूइड को यूज़ किया है कि जब विस्कोसिटी 0 हो जाए तो पर यूनिट वॉल्यूम सेम होता है हमारे पास हर पॉइंट पर टोटल एनर्जी ऑफ फ्लूइड। तो दोस्तों फिर हमने टर्मिनल वेलोसिटी पढ़ा। टर्मिनल वेलोसिटी में हमने पढ़ा कि जब कोई वस्तु पानी में गिरती है तो उसकी वेलोसिटी एक बार तो बहुत तेज़ हो जाती है, उसके बाद में वह कांस्टेंट हो जाती है। वो कांस्टेंट वेलोसिटी टर्मिनल वेलोसिटी कहलाती है। उसका वेट क्या होता है, सम ऑफ विस्कस फोर्स, किस तरह के तरल पदार्थ में गिरा है, प्लस हमने क्या पढ़ा, बायोंड फोर्स, उस बायोंड फोर्स का सम, और नेट फोर्स उस वस्तु पे क्या हो जाती है दोस्तों, 0। उसके बाद हमने पढ़ा दोस्तों स्ट्रीमलाइन फ्लो, प्रवाह क्रिटिकल वेलोसिटी के नीचे जब कोई भी लिक्विड या तरल पदार्थ फ्लो करता है, जब कोई तरल पदार्थ क्रिटिकल वेलोसिटी के नीचे फ्लो करता है तो वह क्रिटिकल वेलोसिटी के नीचे फ्लो करेगा तो स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा, और उसकी सभी पार्टिकल्स की वेलोसिटी सेम होगी और एक ही पाथ में वह फ्लो करेंगे। यानी जो आगे वाले पार्टिकल ने जिस पथ को ट्रेवल किया है उसी पथ पर दूसरा पार्टिकल या मॉलिक्यूल भी जाएगा। उसके बाद हमने पढ़ा दोस्तों टर्बुलेंट फ्लो। जब भी स्ट्रीमलाइन फ्लो होता है याद रखिएगा रेट ऑफ फ्लो विस्कोसिटी पे डिपेंड करता है, यानी कितना गाढ़ा है वो तरल पदार्थ। और जब भी टर्बुलेंट फ्लो होगा यानी क्रिटिकल वेलोसिटी से ऊपर फ्लो हो जाएगा तो डिपेंड करता है कि कितनी डेंसिटी है, यानी मास अपॉन वॉल्यूम। डेंसिटी में आपको बताया है डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, यानी कितनी जगह में कितना लिक्विड है उस पर डिपेंड करता है। यानी कि जितनी कम जगह में जितना ज़्यादा लिक्विड होगा भले वो कितना भी डेंस हो टर्बुलेंट फ्लो करेगा। बर्नौलिस की थ्योरम आपको रिपीट करा दी। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं।
विस्कोसिटी चैप्टर से इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा। आप लोग बस रिवाइज करते रहिए, कुछ नया लेकर के अगली क्लास में हम आपके सामने ज़रूर हाजिर होंगे। धन्यवाद दोस्तों।